हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज का हम लोग का टॉपिक है क्या। आज हम लोग का कौन सा चैप्टर करना है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में करना है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस चैप्टर को करना है। और इस चैप्टर को ना यार ऐसे देखेंगे जैसे ना कि इस बार की ना एन सी आर टी हो गया, कोई एम्स का सवाल हो गया या कोई नीट का सवाल हो गया, तो इससे बचे ना। ऐसे हम लोग देखते हैं ना इस चैप्टर को। और बहुत 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 सिंपल सिंपल टर्म में देखेंगे। तो हम लोग क्या समझते हैं, कहीं बोल देगा लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग का लंग्स हुआ। हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग ना सराउंडिंग से, मतलब कि बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, CO2 का देते हैं। यही तो इस प्रोसेस को समझते हैं। अब आज ना बस इसी प्रोसेस को समझेंगे कि ऑक्सीजन को लेते हैं, कैसे देते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये सब आज ना डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस चैप्टर को स्मूथ बनाकर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हमसे कोई पूछे देखिए ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसकी बॉडी में क्या सर नीड है, इसमें सर क्या नीड है। तो जैसे कि हम लोग का ग्लूकोज हो गया, जैसे फूड हो गया ना, जैसे फूड हो गया है हम लोग का। तो फूड को तोड़ने के लिए, जैसे फूड को हम डायरेक्ट जैसे खाते हैं तो उसको हल्का हल्का छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। और इसको जब टुकड़े को तोड़ते हैं तो उस जैसे कि ये हो कि जैसे इसको टुकड़े में तोड़ के जैसे ग्लूकोज हो गया, इसमें हो गया। तो इसमें ना जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके हम लोग को सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसके कारण ATP बनता है। वो सारी प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ने में मदद करता है। ऐसे फर्स्टली हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, हम लोग इवोल्यूशन से बात करेंगे। जो भी करेंगे हम लोग इवोल्यूशन से बात करेंगे कि इवोल्यूशन में कैसे शुरुआत हुआ। तो हम लोग देखते हैं पोरीफेरा। अब हम लोग ना शुरू से देखते हैं कि पोरीफेरा। अब हम लोग अब सबसे पहले एनिमल किंगडम हम लोग याद करते हैं। तो एनिमल किंगडम में पहला पहलम क्या था, पोरीफेरा। तो सर पोरीफेरा में हम लोग देख लेते हैं। तो पोरीफेरा में क्या होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। सिलेंट्रेटा में क्या होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। और टीनोफोरा में ऑब्सेंट होता है। ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, VVI। ओके, इसको याद रखना पड़ेगा भाई, इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थस में ऐसे ही होता है, एस्केरिस में ऐसे ही होता है, एस्केलमेंथिस में ऐसे ही होता है, निडेरिया। और इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखें क्योंकि इसमें निडेरिया पर एक बार उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था एनिमल्स एनिमल टिश्यू में, उसमें कि निडेरिया में क्या होता है। तो निडेरिया को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, निडेरिया में कैसे, द मोस्ट क्रिटिकल लेयर होता है। और आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोडा में क्यों वेरिएशन आते हैं, जैसे कि उसमें बुक लंग्स हो जाएगा, बुक गिल्स हो जाएगा, बुक गिल्स हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें वेरियस एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मोलस्का में फीडर लाइक गिल्स मिलता है, वैसे ही का इकानोडर्मेटा हेमिकोइडेटा में गिल्स मिलता है। वैसे ही यूरोकोइडेटा सिफाइलोकोइडेटा में फेडर लाइक गिल्स स्लेट मिलता है। और ऐसे ही हम लोग जैसे कि एम्फीबियंस, जैसे कि हम लोग एडवांस वर्जन, जैसे ही हम लोग ऊपर से, जैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर आते जा रहे हैं, एडवांस कैरेक्टर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ना हम लोग को, अब जैसे कि अब एम्फीबिया तक आते आते ना हम लोग को लंग्स डेवलप हो गया था, एक स्पेशल फंक्शन। इन लोगों में कोई एक स्पेशल फंक्शन नहीं था, बट हम लोगों में आते आते एक लंग्स डेवलप हो गया है। जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इसमें क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं जिस चैप्टर को। हम लोग तो इवोल्यूशन शुरू कर दिए, हम लोग के इवोल्यूशन से क्या फर्क जानते हैं। तो चलिए हम लोग ना शुरू से शुरू करते हैं यार। ऐसा नहीं है कि यार ऐसे कहेंगे और कुछ भी हवा में बोल देंगे, ऐसे नहीं, प्रूफ के साथ सब कुछ बोलेंगे। जैसे कि हम लोग के क्या होता है, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं। पहले अपना सांस लीजिए, आप ना पहले सांस लेने की ट्राई कीजिए। आप यहाँ से सांस लीजिए, आप ना तो सांस कैसे लीजिएगा, ऐसे तनिए। तो इसमें क्या होता है, दो नेजल चैम्बर होते हैं। कितने, दो नेजल चैम्बर होते हैं। हाँ, दो नेजल चैम्बर होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, दो नेजल चैम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या आएगा, पहले क्या आएगा, नेजल चैम्बर में ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो नेजल चैम्बर में ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो टू नेजल चैम्बर। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो टू नेजल चैम्बर में जाएगा ऑक्सीजन जाएगा। पहले दो, ये दोनों नेजल चैम्बर में चला गया ऑक्सीजन गया नेजल चैम्बर में। और नेजल चैम्बर से क्या जाए, नोस्ट्रिल मतलब नाक में। और नाक से कहाँ जाएगा, तो नाक से जाएगा ट्रेकिया। नाक से कहाँ जाएगा,
नाक से कहाँ जाएगा, तो नाक से जाएगा हम लोग एपिग्लोटिक्स और एपिग्लोटिक्स। वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, जैसे कि श्वास नली को बंद रखने के लिए, चालू रखने के लिए वो एपिग्लोटिक्स काम करता है। ऐसे फ्लिप फ्लॉप, जैसे ही खाना खाना हो तो इसको बंद कर देगा और इसको चालू कर देगा, ऐसे ही 2 नली, तो वहाँ पे जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लेरिंग्स में। और लेरिंग्स को क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी ने लिखा है लेरिंग्स को। लेरिंग्स क्या होता है, तो साउंड बॉक्स होता है। और किस टिश्यू के बना होता है, लेरिंग्स किस टिश्यू का बना होता है, तो लेरिंग्स ये बना होता है नॉन कार्टिलेजिनस टिश्यू, नॉन कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना होता है। लेरिंग्स किससे बना होता है, तो नॉन कार्टिलेजिनस टिश्यू से होता है। इसको दे आर ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अब लैरिंग्स से हम लोग का सीधे ट्रेकिया में आएगा, ट्रेकिया से हम लोग के एल्वुलाई में खुल जाएगा, मतलब कि ट्रेकिया से लंग्स में जाएगा। तो हम लोग को पहले 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 आँख बंद करके ये सोचते हैं, पहले हम सांस लेते हैं हम लोग। अब इसको याद रखना पड़ेगा, हम लोग सांस लेंगे तो कहाँ से लेंगे, नाक से लेंगे। नाक से कहाँ जाएगा, तो हम लोग अंदर गले में जाएगा। गले से कहाँ जाएगा, तो हम लोग के फेरिंग्स पे जाएगा। फेरिंग्स से हम लोग के साउंड बॉक्स पे जाएगा, लैरिंग्स पे जाएगा। और लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लंग्स में। सिंपल। अब जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा एक बहुत बहुत घिस-पिच हो गया है, तो इसको मैं क्लियर करके समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग का ये लंग्स हो गया, ये मतलब कि हम लोग का लंग्स हो गया, तो फिफ्थ वर्टिब्रा। ऐसे ना एनसीईआरटी ने खूब अच्छा में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी ने दाँत का लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, दाँत का लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, कि फिफ्थ वर्टिब्रा पर कहाँ खुलता है ये नोजल चैम्बर। वो जो एयर आया वो लंग्स के किस 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 वर्टिब्रा पर खुलता है, तो फिफ्थ वर्टिब्रा पर, फिफ्थ वर्टिब्रा पे खुल जाता है। तो सिंपली हम लोग क्या याद रखेंगे, फिफ्थ वर्टिब्रा पर वो खुलता है। ओके, तो सिंपली हम लोग तो यही याद होगा कि ये फिफ्थ वर्टिब्रा पे खुलता है। और फिफ्थ वर्टिब्रा पे खुलने के बाद क्या होता है, तो खुलने के बाद क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। पहले कहाँ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर से जाएगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर से जाएगा टर्सरी ब्रोंक्यूल्स। ऐसे ही ब्रांच बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूलस में। ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूलस में। ब्रोंक्यूल से ये सब ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूलस में। ब्रोंक्यूलस से एल्बुलाई, ब्रोंक्यूलस से एल्बुलाई, ब्रोंक्यूलस से कहाँ जाएगा, एल्बुलाई। अगर हमसे कोई पूछ देगा क्या कंडक्टिंग फेज क्या है, अगर हमको कोई पूछ दे कि कंडक्टिंग फेज क्या है, तो नाक से लेकर नेजल चैम्बर से लेकर हम लोग के कहाँ कहाँ तक, ये थर्ड ट्रेकिया तक जो आता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग फेज। ये एनसीईआरटी में मतलब नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और एडॉप्टिव फेज, मतलब कि एडॉप्टिव फेज कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई तक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव फेज या गैस एक्सचेंजिंग फेज। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ट्रेकिया पे। जैसे कि अब हम लोग उसको सीक्वेंस में गाजर वाजुर हो गए, मतलब कि ऐसे क्या हो गया था कि उसको क्या बोलते हैं उसको, कि घिचपिच हो गया था। और उसको ना घिचपिच को दूर करने के लिए मैंने ऐसे क्लियर में लिख दिया गया है, इसको क्लियर में लिख दिया गया है, इसको क्लियर में लिख दिया है कि कैसे कैसे क्या होता है। इसको क्लियर में लिखा है, ट्रेकिया में क्या होता है, ट्रेकिया में खुलता है, ट्रेकिया से ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूलस। एंड देन ये सब कैसे होते हैं, तो कार्टिलेजिनस टिश्यू के बने होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग से घिरे होते हैं। कैसे घिरे होते हैं, तो कार्टिलेजिनस रिंग से घिरे होते हैं। ओके, अब ये तो हम लोग का ये मतलब कि हम मान लेते हैं कि ये हम लोग का लंग्स हुआ, ये मान लिया कि हम लोग का लंग्स है ये। और लंग्स के एक बाहर लेयर होती है, दूसरे कलर से लेयर बनाते हैं। लंग्स के बाहर एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेलिकुलर लेयर। इसमें ना, और इस फेलिकुलर लेयर के अंदर क्या होता है, फेलिकुलर फ्लूइड होती है। फेलिकुलर लेयर के अंदर क्या होती है, फेलिकुलर फ्लूइड होती है। और ये क्या काम करता है, और ये जो लेयर होती है वो क्या काम करती है, फ्लूइड का कौन सा काम करता है, ये फ्लूइड कौन सा काम करता है, तो जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसको डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन से बचाने के लिए ये क्या करता है, ये फ्लूइड ना, मतलब कि इसका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई डैमेज ना हो, इसके बचाने के लिए फ्लूइड डाला गया है। भाई जो गॉड है ना, वो बहुत सोच समझ के हम लोग का फंक्शन बनाया हुआ है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन
इन respiration और exhale respiration. What is the in respiration and what is the exhale respiration? In respiration नाम से ही पता चलता है in respiration. In respiration. In respiration से क्या है पता चल रहा है? नाम से पता चल रहा है in respiration. तो नाम से ही पता चल रहा है इन मतलब कि अंदर, सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन रिस्पायरेशन. सांस को अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर जी? तो इन रिस्पायरेशन. ओके, हाँ चलिए हम लोग तो समझ गए. चलो आगे बढ़ते हैं. तब समझ गए तो कौन सी रेडी? और एक्स रिस्पायरेशन क्या होता है? जो सांस को छोड़ने की एग्जिट रिस्पायरेशन. तो ये क्या होता है? ये कैसा था? इन रिस्पायरेशन कैसा होता है? तो ये एक्टिव प्रोसेस होता है. और एक्स रिस्पायरेशन क्या होता है? तो ये पैसिव प्रोसेस होता है. इस पे क्वेश्चन पूछ देगा. चलो अब जानते हैं व्हाट इज द डायफ्राम रोल. अब डायफ्राम का क्या वर्क होता है? अब ये सब कुछ नहीं नीड है यार. अब चलते हम लोग देखते हैं कि डायफ्राम का क्या वर्क होता है. जैसे कि हम लोग को सांस लेते हैं, जैसे कि हम अभी आप लोग सांस लीजिए, तो क्या कर डायफ्राम क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है. मतलब कि डायफ्राम ना अपना मतलब कि वॉल्यूम को क्या कर रहा है कि बढ़ा रहा है. तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम लोग को क्या पढ़े? PV = nRT. अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना. तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. तो वैसे ही अगर हम लोग को जैसे कि हमको सांस लेना है, अगर हमको ना इस सराउंडिंग से, मतलब कि ये बाहर मॉलिक्यूल से इसमें से हमको ना इसको खींचना है. तो खींचने के लिए क्या करेगा? हम लोग के बॉडी में ना क्या करना पड़ेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करते हैं. हम लोग को पता है कि कुछ भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करता है. तो बाहर का जो होता है वो क्या होता है कि हाई रहता है. तो हम लोग को बॉडी में बॉडी में खींचना हो तो हम लोग को हाई टू लो जाना पड़ेगा. हम लोग का हाई होगा तो कैसे आएगा? तो हम लोग को इसको ना डिक्रीज करने के लिए ना क्या होता है कि डायफ्राम ना कॉन्ट्रैक्ट करता है. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर की कमी आएगी. तो प्रेशर से जो बाहर, जैसे कि प्रेशर जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो ये सब मॉलिक्यूल्स है वो हाई से लो की तरफ चल आएंगे, तो लो की तरफ आ जाएंगे. ये क्या हुआ? एक्स रिस्पायरेशन. और ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है जब रिलैक्स होता है. जैसे कि हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ दिए तो डायफ्राम क्या करते हैं? रिलैक्स हो जाता है. और रिलैक्स होता है तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग का जो अंदर का प्रेशर होता है जो सराउंडिंग के प्रेशर से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या होता है कि ये एक्स रिस्पायरेशन होता है. बस सिंपल. और इसमें क्या पता नहीं एनसीईआरटी ने घुचुर मुचुर क्या क्या लिख दिया है. सिंपल में समझते हैं ना. ओके आगे बढ़ते हैं यार. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. इसके कारण, और ये सब जैसा जितना प्रोसेस समझाया 100% सही है. और ऐसे ना रियल में फील होता है. और ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला. अब हम लोग की आता है कि अगर सांस के वॉल्यूम को नापते हैं, जैसे कि तो स्पाइरोमीटर से नापते हैं. रिस्पायरेशन वॉल्यूम किससे नापते हैं? तो रिस्पायरेशन वॉल्यूम किससे नापते हैं? तो स्पाइरोमीटर से नापते हैं. और हमको इन नॉर्मली हमको कोई बोल दे कि 1 मिनट में हम लोग कितने सांस लेते हैं, कितने बार सांस लेते हैं? तो 12 से 16 बार सांस लेते हैं. 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार सांस लेते हैं. अब आते हैं कि थोरेक्स चैम्बर. अब थोरेक्स चैम्बर में आ जाएगा तो डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल, लोअर साइड. तो डोर्सल में क्या आ जाएगा? तो वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा. वेंट्रल में क्या आ जाएगा? तो स्टर्नम आ जाएगा. लेटरल में क्या आ जाएगा? तो रिब्स आ जाएगा. और लोअर साइड में क्या हो जाएगा? डायफ्राम हो जाएगा. ये सब पोजीशन है. पोजीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि वेंट्रल साइड को क्या बोलते हैं? तो वेंट्रल में क्या प्रेजेंट होता है? तो स्टर्नम प्रेजेंट होता है. सो ये क्या हो गया? VVI. इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. तो साथ में PYQ आया हुआ है. इसमें भी PYQ आया हुआ है. तो साथ में क्लियर करते चलते हैं ना. अब हम लोग ना जैसे कि एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन क्लियर करते हैं.
एनसीईआरटी के डिट्टो लाइन क्लियर करते हैं। अब हम लोग को ना एल्वियोलाई, अब एनसीईआरटी में ऐसे ही कुछ डायग्राम देकर इसमें ना एल्वियोलाई को खुद बस हम डायग्राम समझ लेंगे तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्लियर हो जाएगी। और ये क्या है, ये क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई का वॉल कैसा होता है, एल्वियोलाई कौन सा टिश्यू का बना होता है, तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का। एल्वियोलाई किससे बना होता है, एल्वियोलाई का वॉल किससे बना होता है सर, तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, इसका एल्वियोलाई का वॉल बना होता है, एकदम सही सही। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रेड से लिखा गया है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये ना हम लोग को एक्सचेंज ऑफ पाथ में मदद करता है, ये हल्का सा गैप होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ये जो ग्रीन, अब ये जो हल्का सा ब्लू टाइप का है वो क्या हो जाएगा, एंडोथेलियम। ये ब्लड कैपिलरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी कौन से टिश्यू से बना होता है, तो एपिथेलियम, एंडोथेलियम टिश्यू से बना होता है। क्लियर हो गया ना। और यहाँ से जैसे कि यहाँ से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से एक्सचेंज होकर यहाँ से ब्लड में चला जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा एल्वियोलाई से एक्सचेंज होगा, एल्वियोलाई से एक्सचेंज होकर यहाँ पे लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से मतलब कि बॉडी पार्ट में चला जाएगा, वेसल्स में चला जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, वेसल्स में चला जाएगा। सो ओके, अब हम आते हैं कि व्हाट्स प्रोसेस। पहले यहाँ से O2 आएगा, तो कहाँ जाएगा, ब्लड में। O2 आएगा तो पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड में से कहाँ जाएगा, आरबीसी से कहाँ जाएगा, तो हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन। ये फ्लो को याद रखना है। और इस पर ना हम 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार, जितना भी स्टार लगा सको कम है, क्योंकि हर साल इस पर एक क्वेश्चन आता ही है। PYQ का भंडार, PYQ का भंडार। ओके, PYQ का भंडार, इसको हम क्यों बोला कि PYQ का भंडार। पहले ना हम लोग क्लियर करते हैं ना, तो एक बार ये जब ये सारे सीरीज खत्म हो जाएंगे तो PYQ रेल के करेंगे लोग। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि अब O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस किस फंक्शन से होता है। तो 97% होता है ना, वो आरबीसी के थ्रू होता है। O2 का आरबीसी के थ्रू होता है। O2 का क्या होता है, तो आरबीसी के थ्रू कितना का होता है, तो 97% सर। 97% O2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किससे, तो आरबीसी के कारण आरबीसी में होता है। और जो 3% बच जाते हैं वो ब्लड प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा में हो जाएगा, प्लाज्मा डिजॉल्व एंड मतलब कि इधर सराउंडिंग से, मतलब कि जो बचेगा वो प्लाज्मा से होगा। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात ना, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे तो आते ही आते हैं, बट इससे थोड़ा ज़्यादा आते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। जैसे कि ना 70% इसमें क्या होता है, तो कार्बोनेट से होता है। 70% क्या चीज़ से होता है, तो कार्बोनेट से होता है। और 23% क्या चीज़ से होता है, 23% क्या चीज़ से होता है, तो कार्बोअमाइन हीमोग्लोबिन से होता है। कार्बोअमाइन हीमोग्लोबिन से होता है। और 7% क्या होता है, ऐसे ही डिजोल्व हो जाता है। 7% क्या होता है, ऐसे ही डिजोल्व हो जाता है। तो सो क्लियर ना, प्लीज बता दीजिएगा कमेंट करके कि ये क्लियर होना चाहिए। जैसे कि 100 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड बाई 5 ml O2। जैसे कि 100 ml ब्लड है, एवरी 100 ml ब्लड, जैसे कि जितने भी 100 ml ब्लड्स होते हैं, 100 ml ब्लड्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं 5 ml O2 के साथ, 5 ml O2 के साथ। कहाँ पे, तो टिश्यू में। ओके, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, PYQ साथ में PYQ भी हो जा रहा है कि वैसे आप लोग को बर्डन नहीं होगा। और अगर ट्रस्ट ना हो तो जाकर चेक कर लीजिएगा। और फिर वैसे ही जैसे कि एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml O2 क्या होता है, सर्वाइव होता है। 4 ml O2 रिलीज होता है। कहाँ होता है, तो ये एल्वियोलाई में होता है। कहाँ होता है, तो ये एल्वियोलाई में होता है, ये टिश्यू में होता है। थोड़ा सा ध्यान से, ये 4 लीटर है तो 5 ml है, तो ये 4 ml है। यही सब तो पूछ रहा है और कंफ्यूजिंग करता है हो। ओके, टाइडल वॉल्यूम
in respiration residual volume I in respiration residual volume और और क्या आ जाएगा आर रेजिडुअल वॉल्यूम। चलो इन सबको देखते हैं और इनसे ना थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है रे भाई, तारा भाई है ना, थारा भाई। ओके, जैसे कि अब हम लोग इसको याद करते हैं, जैसे कि टाइटल वॉल्यूम। अब एक तो बस टाइटल वॉल्यूम को याद रखेंगे। टाइटल वॉल्यूम कितना होता है 500। अब टाइटल वॉल्यूम में इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को देखेंगे तो चुपचाप क्या करेंगे, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो मतलब कि एक्सपोनेंटली में हो जाएगा ना ये 1000 ml। अब इसमें ना इसमें 1 2 3, अब इसमें 3 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। हम लोग को पता है कि 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। और इसको ऐसे ही याद कर लगेंगे 1200। और इसको और दोनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को, मतलब कि इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 1200 रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टाइटल वॉल्यूम कितने होते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। टाइटल वॉल्यूम कितने होते हैं 500 होते हैं। इन ER वैल्यू कितने होते हैं तो 1000, मतलब कि 100 1000 to 11,000 वन वो 1100 वही। उसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं IRV, तो ये कितना हो जाता है तो 3000। वैसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम 1200। इसको एक बार ऐसे ही याद करके देखिए, मैं ट्रिक बता दिया हूँ। अब हम लोग आते हैं क्या कि जैसे कि सांस, जैसे कि हम लोग के ये हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोला जाता है कि जैसे कि डबल बाइनरी फ्यूजन के हम लोग को बोला जाता है कि डबल पोर्ट होता है, इसमें क्लोज टाइप होता है। तो ये सब ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ऑक्सीजन कहाँ से कैसे करके जाता है, ये सब प्रोसेस को थोड़ा सा जान लेते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग अब आते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे कहाँ पे हम लोग आते हैं क्या CO2 ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन आया, मानते हैं कि हम सराउंडिंग से ऑक्सीजन आया, मानते हैं क्या सराउंडिंग से ये ऑक्सीजन आया लंग्स में, लंग्स ले गया राइट आर्टरी के पास, राइट आर्टरी ने भेजा लेफ्ट वेंट्रिकुलर के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ भेजा हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का यूज हुआ और ऑक्सीजन से ये क्या बनेगा CO2। और CO2 डायरेक्ट गया लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से कहाँ गया लंग्स में, और लंग्स से ये कहाँ गया हम लोग के सराउंडिंग में। ये तो प्रोसेस होता है, आपको ही बता देगा ना, वही पूछेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन होगा, जो O2, जहाँ पे O2 होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 जहाँ आ जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ O2 रहेगा तहाँ क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ CO2 रहेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल हे। अब क्या आता है कि जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कर्व, तो ये क्या होता है सिग्मोइड कर्व होता है। अब इसमें ना बहुत सारे लॉ आते हैं जो एनसीईआरटी ने ना बहुत क्लियर करके लिखा है कि जैसे कि ना हल्का सा ज़्यादा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये हल्का सा अप कर जाएगा और डाउन कर जाएगा। इसके बेसिस पे हल्का सा एक बार एनसीईआरटी का गो थ्रू कर लेना है। और ये तो जैसे कि फैक्टर इफेक्टिंग है, जैसे कि हम लोग का ना O2, जैसे O2 हाई रहेगा तो क्या रहेगा तो ऑक्सीजनेटेड का रहेगा, ऑक्सीजनेटेड रहेगा ऑक्सीजन, और ये ऑफर पे रहेगा। तो ये सब तो सिंपल बातें हैं। अब आते हैं हम लोग सिंपल नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, इससे हर साल PYQ आया हुआ ही है। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि ना ब्रीदिंग को रिस्पॉन्सिबल कौन कराता है ब्रीदिंग को रिस्पॉन्सिबल कौन कराता है तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है ब्रीदिंग को सांस लेने में, सबसे मतलब कि सांस लेने का कंट्रोल करने का किसके पास पावर है तो मेडुला ऑब्लिंगेटा में मेडुला ऑब्लिंगेटा ये क्या होता है कि ये ऑटोट्रोपिक होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार कि हमको सांस लेने का मन करे, अगर हमको ना आज सांस लेने का मन नहीं कर रहा है तो मैं सांस नहीं लूँगा,
कर लूँगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं तो मैं तो सांस रोक लूँगा, जब ठंडी है यार, बहुत ठंडी है, सांस कौन लेगा, ऐसा नहीं होता। मंडिबुलर ऑब्लिंगेटा क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें ना हम लोग की बॉडी की कंट्रोल नहीं होती है, खुद से काम करता है। और जैसे कि कीमोसेंसिटिव एरिया, जैसे कीमोसेंसिटिव मॉलिक्यूल्स में कौन आ जाता है, CO2 आ जाता है और H+ आ जाता है। इस पे ना भाई यार लोग, इस पे ना यार 200 300 400 500 600 700 800 900 स्टार लगा लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल पूछ दे रहा है। बस यही दोनों पर। और अगर पूछ देगा निमोटिक सेंटर कौन है, निमोटिक सेंटर कौन है, तो क्या हो जाएगा, पोन्स। निमोटिक सेंटर कौन है, ब्रीडिंग सेंटर का निमोटिक सेंटर कौन है, तो कौन आ जाएगा, पोन्स। ओके, they are moderate function of respiration and breathing center. ओके, अब देखिए जैसे कि CO2 और H+, और H+ क्या आते हैं, तो ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। बट O2 क्या होता है कि इनसिग्निफिकेंट होता है। ये क्लियर याद रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़े से कहाँ पे, डिजीज़ पे। और डिजीज़ का मैं ना एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा, जिसमें ना क्या होगा कि डिजीज़ के जितने भी NCERT में कितने सारे 15 चैप्टर में अलग अलग छोटे करके 1-2 डिजीज़ दिए गए हैं, सबको एक जगह 15 चैप्टर को एक जगह करके मैं ना एक दिन वीडियो लाऊंगा और उसमें पर पूरा डिजीज़ करा के रखूँगा। और ये ना यूट्यूब पर पहली बार होगा। ओके, तो अब हम आते हैं कि रिस्पायरेटरी डिजीज़। अब रिस्पायरेटरी डिजीज़ में आता है, ये क्या आता है, अस्थमा क्या होता है यार, तो अस्थमा से हम लोग डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, जब सांस लेने में तकलीफ होती है उसे क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। जैसे इसमें क्या बजरंग मतलब कि विजयंग पाया जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कॉफ लाइक। और ये क्या होता है, इन्फेक्शन। ये किससे होता है, अस्थमा किससे होता है, तो इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोलस। और आते हैं हम इम्फलीसीमा। अब इम्फलीसीमा, इसको ना हम ट्रिक से याद करते हैं। इम्फलीसीमा, तो इम्फली को हटा देते हैं और सीमा को रखते हैं। सीमा क्या है, एक लड़की है। सीमा, इम्प्लीसीमा, तो हम लोग सीमा से मतलब है। तो इम्प्लीसीमा, तो सीमा एक लड़की है, वो क्या करती है, बहुत सारा सिगरेट पीती है। सिगरेट पीकर क्या कही, अपने जब जैसे कि उसका घर है ना, उसका वॉल क्या की है, तो उसका वॉल क्या किया है, डैमेज कर दी है। सीमा क्या है, एक लड़की है, उसने ना बहुत सिगरेट पीती है और अपने घर का वॉल क्या किया, डैमेज कर दी है। ओके, चलो ख़त्म हो गया। और इससे हर साल एक PYQ आया हुआ है। ये सोच लो कितना इम्पोर्टेंट है ये। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये क्या होते हैं, क्रोनिकल डिसऑर्डर होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रोनिकल डिसऑर्डर होते हैं। ये क्रोनिकल डिसऑर्डर होते हैं। और इम्प्लीसीमा, और ये क्या होते हैं, क्रोनिकल डिसऑर्डर होते हैं। एल्बुलाई के वॉल क्या हो जाएगा, गेट डैमेज। एल्बुलाई के वॉल क्या हो जाएगा, गेट डैमेज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ड्यू टू रिस्पेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिगरेट पीने के कारण हो जाएगा। ख़त्म, वो इससे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़। अब क्या आता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में क्या आ जाता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर। जैसे कि अब हम ना इसको ना ऐसे ही आँख बंद करके समझाते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर क्या होते हैं, जैसे कि कोई टाइल्स का काम करता है, जो कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, या कोई जो डस्ट वस्ट में काम करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें ना हल्के जैसे डस्ट के टुकड़े, जैसे टाइल्स के टुकड़े की हल्का सा टीनी फॉर्म में क्या होते हैं, उसके लंग्स में जमने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, फाइब्रस हो जाते हैं। फाइब्रस से प्रोफोमिंग हो जाता है। प्रोफोमिंग से फाइब्रस टिश्यू को डैमेज कर देता है। सिंपल। सो यहाँ पे थैंक यू सो मच। ये कौन है, मैं ही हूँ, आप लोग नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी कमी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।